स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज मैं आपसे हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है प्रतिवेदन, इसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। हम देखेंगे प्रतिवेदन कैसे लिखते हैं और एग्जांपल्स के साथ में, और एक लिखने का जो बेसिक सा फॉर्मेट होता है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप अच्छे से लिख सकेंगे। और इससे संबंधित एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी निकलते हैं, वो भी मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे आखिर प्रतिवेदन होता क्या है, जो कि हमारा टॉपिक है। तो देखिए, प्रतिवेदन शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक प्रति जो कि उपसर्ग है, विद जो कि धातु है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सम्यक अर्थात की पूरी जानकारी। तो प्रतिवेदन क्या हो सकता है? देखिए, प्रतिवेदन को और हम अधिक परिभाषा में समझें तो किसी भी घटना का या फिर किसी भी कार्य योजना का जो अनुभव है, ठीक है, मान लीजिए कोई घटना घटी है, कोई आपने कार्य योजना आयोजित की थी, चाहे मान लीजिए हिंदी दिवस है, खेल प्रतियोगिता है, आपने आयोजित की थी, तो उसका जो आपका अनुभव रहा है, उसके जो तथ्य रहे, उसकी जो विशेष बातें रही हैं, उसी का लिखित रूप प्रस्तुत किया जाना ही प्रतिवेदन कहलाता है। इसमें जो कार्य है उसकी जानकारी तो होती है, साथ ही साथ विभिन्न आंकड़े भी होते हैं, एक निष्कर्ष भी होता है, लोगों ने जो सुझाव दिए हैं, कुछ ऐसी जानकारी जो होती है जिसे हम भुला नहीं सकते, ऐसी बातें भी इसमें लिखी जाती है। अब देखिए, जब आप इसकी विशेषताएं समझेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। देखिए, प्रतिवेदन की विशेषताओं में हम देख लेते हैं। तो प्रतिवेदन जो है, इसमें किसी भी प्रकरण या फिर किसी भी घटना या फिर किसी भी कार्य योजना जो होती है, उस प्रसंग की प्रमुख बातें, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन्हीं को लिखा जाता है। ठीक है, और ये विस्तार में नहीं होता है। प्रतिवेदन कभी भी अधिक शब्दों में नहीं होता, बल्कि छोटे शब्दों में होता है, यानी संक्षेप में होता है, और क्रम के अनुसार होता है, कब घटना कौन सी घटी थी, इस तरह से। प्रतिवेदन में हमेशा सच्ची बातें, यानी कि जो सच्चाई है वही देखने को मिलती है, यानी कि हमें पढ़ने को मिलती है। अर्थात इसी वजह से प्रतिवेदन में ना तो कल्पना होती है, ना ही तो पक्षपात होता है, ना ही तो भावना, ये इसका कोई स्थान नहीं होता प्रतिवेदन में। प्रतिवेदन की भाषा जो है वो साहित्य जैसी कोई कठिन भाषा नहीं होती, बल्कि सरल होती है और दिलचस्प होती है, ताकि जो लोग हैं वो उसे अच्छे से पढ़ें और रुचि लेकर पढ़ें। ठीक है, उसके बाद आ जाती है प्रतिवेदन के प्रकार। तो दो प्रकार के प्रतिवेदन होते हैं। ठीक है, इसे आप ऐसे समझ लीजिएगा, औपचारिक यानी कि जो सरकारी संस्था है उसके द्वारा, अनौपचारिक जो किसी व्यक्ति के द्वारा ही लिखा जाए। तो औपचारिक को समझिए, जब सरकार या फिर किसी संस्था अथवा विशिष्ट अधिकारी के द्वारा आदेश अनुसार किसी कार्य विशेष के बारे में प्रतिवेदन तैयार किया जाता है, तो उसे कहते हैं औपचारिक प्रतिवेदन। ठीक है, अनौपचारिक क्या हो जाएगा? जो किसी व्यक्ति विशेष का अपना जो स्वयं का अध्ययन है, जो उसने स्वयं की निष्कर्ष निकाला है, ठीक है, उसी को कहते हैं अनौपचारिक। और आजकल जो हमारे समाचार पत्र हैं, हमें उसमें अनौपचारिक प्रतिवेदन अधिक देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसमें अकेला ही व्यक्ति उस औपचारिक जो प्रतिवेदन है, अनौपचारिक प्रतिवेदन, उसके लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो अब एक बेसिक सा फॉर्मेट देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। तो मान लीजिए मैंने एक टॉपिक ले लिया है कि महिलाओं पर होने वाले घरेलू उत्पीड़न से संबंधित एक जांच समिति का प्रतिवेदन लिखिए। तो देखिए, पहले तो आपका जो टॉपिक है वही लिख देंगे कि महिलाओं पर होने वाले घरेलू उत्पीड़न से संबंधित कारण एवं उन्हें खत्म करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। तो आपके टॉपिक से संबंधित एक समिति का गठन किया गया जिसमें सदस्य निम्नलिखित थे। अब देखिए, एक चीज मैं आपको और बताऊं कि मान लीजिए अगर आपका टॉपिक महिलाओं से संबंधित है, तो आपको 5 से 6 सदस्यों के तो नाम लिखने हैं। इसमें से 3 से 4 सदस्य जो वो महिला सदस्य रखिएगा। क्यों? क्योंकि महिला सदस्य जब महिला से संबंधित जो बात होती है, समस्या होती है, उसी उसका अच्छे से निपटारण कर सकती है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने वैसे तो 5 नाम लिखे हैं, चाहे तो आप 6, 7, 8 लिख सकते हैं, लेकिन जो कम से कम जो वो आप 5 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है, कम से कम 5 या 6। तो इसमें देखिए मैंने क्या किया हुआ है, श्रीमती राधा देवी को मैंने सचिव बनाया हुआ है, प्रीति देवी को मैंने अध्यक्ष बनाया हुआ है, मोहिनी देवी को सदस्य बना दिया है, कृष्णा और शिवम, इन दोनों को मैंने सदस्य बनाया हुआ है। तो ये क्या है? ये जो लोग हैं जिन्होंने भाग लिया है। तो अभी तक हमने क्या देखा? सिर्फ एक चीज, समिति का गठन और किन किन लोगों ने भाग लिया, सिंपल सा। अब देखिए, जो गठित समिति थी उसने क्या किया? उसने निम्नलिखित कह सकते हैं कि प्रतिवेदन प्रस्तुत किया या फिर सुझाव दिए। तो इन लोगों का मानना है कि नारी, जिसे हिंदू धर्म में कभी दुर्गा तो कभी काली का रूप बताया गया है, लेकिन आज भी कई देशों में, छोटे छोटे गांव में या फिर छोटे छोटे कस्बों में महिलाओं के साथ उत्पीड़न तथा घरेलू हिंसा जैसी जो सामना है, जो समस्याएं हैं, वो सामने आती हैं। इसे रोकने के लिए हमें कई प्रयास करने चाहिए। कौन कौन से? सबसे पहला प्रयास देखिए, महिलाओं के साथ जो होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसाएं हैं, उनके पीछे सबसे बड़ी एक कहावत छुपी हुई है। क्या? कि समाज जो वो ये कहता है कि महिलाओं का जन्म समाज में हुआ है, इसलिए समाज को ही उसमें सुधार करने की दिशा में काम करना होगा। देश का कोई कानून इसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा।
महिलाओं से संबंधित मामलों की जो रिपोर्ट है, जांच है, न्यायालयीय सुनवाई है, जहां तक हो सके किसके द्वारा करवाई जाए? महिला पुलिस अधिकारी, महिला डॉक्टर या फिर महिला न्यायाधीश के द्वारा। मान लीजिए कोई रिपोर्ट है महिला से संबंधित, वो कौन जांच करेगा? महिला पुलिस अधिकारी। ठीक है, कोई न्यायालय सुनवाई करनी है तो महिला न्यायाधीश करेगा। अगर महिला बीमार है तो उसके लिए डॉक्टर जो है वो महिला डॉक्टर होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है हम महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखेंगे? आगे हम लिख सकते हैं कि पुलिस एवं प्रशासनिक मशीनरी को मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि सड़कों या फिर अन्य जगहों पर महिलाओं को उत्पीड़न जैसी घटनाएं उनके साथ ना हो। यानी कि समिति ने कहा कि हमारी जो पुलिस है, जो प्रशासनिक सेवा है, हमें उसे और मजबूत बनाना चाहिए, ताकि जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, उन्हें सड़क पर आते जाते टाइम कभी भी ये महसूस ना हो कि उनके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है। महिलाओं के प्रति समाज में जो एक नजरिया फैला हुआ है कि समाज में उनका जन्म हुआ है, वो चूल्हा चौका करने के लिए बनी है, इससे में एक सबसे बड़ी भूमिका माता पिता या फिर विद्यालय निभाते हैं, और जो लोग हैं उनकी जो समाज का नजरिया है उसे चेंज कर सकते हैं। मौजूदा जो कानूनी प्रावधान, यानी कि हमारे भारतीय संविधान में या फिर जो नॉर्मल कानून होते हैं, उसमें ऐसे कानून जो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम जैसे कि 2005 है, कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2003 आदि का ज्ञान देने की आवश्यकता है। यानी कि जो महिलाएं हैं उन्हें हमें ज्ञान देने की आवश्यकता है कि आप लोगों की स्थिति को और अच्छा बनाने के लिए हमने बहुत प्रयास किए थे, जैसे कि घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005, ये उन्हें पता होना चाहिए, ताकि उनके साथ अगर घरेलू हिंसा हो तो वे क्या कर सकें, अपना एक्शन ले सकें इसके ऊपर। ठीक है, महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न 2013 के अकॉर्डिंग वो अपने पति के या फिर लोगों के प्रति क्या कर सकते हैं, मुकदमा दायर कर सकते हैं। महिलाओं को शिक्षित किया जाए जिससे कि वे अपने सभी अधिकारों के बारे में जान सकें। फिर लास्ट में समिति ने कहा कि हम प्रत्येक 2 माह में उपयुक्त जो सुझाव है उनकी समीक्षा करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे। तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब आप इसको खत्म कैसे करेंगे? तो आप लिखेंगे एक डेट, और डेट के नीचे आपके जितने जो सदस्य हैं उनके आपको नाम लिख देने हैं। सबसे पहले जो सचिव है, उसके बाद जो सदस्य हैं उन सभी के बारे में आप जो नाम है लिख देंगे। अब जैसे मान लीजिए आपके 6 सदस्य हैं तो मैंने 5 लिख रखे हैं, एक हस्ताक्षर और बढ़ा देंगे, उसका भी आपको नाम लिखना होगा, तो कम से कम 5 तो आप लिख ही लीजिएगा। ठीक है, तो एक उदाहरण आपको समझ में आ गया। अब एक दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण देखिए, मैंने लिया है एक नॉर्मल सा विद्यालय के ऊपर। ठीक है, तो विद्यालय के शैक्षिक विकास और उन्नति को ध्यान में रखते हुए प्रधानाचार्य ने एक समिति का गठन किया। जांच एवं अध्ययन के पश्चात समिति की ओर से जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया उसे लिखिए। तो देखिए, विद्यालय के शैक्षिक विकास और उन्नति के लिए हमने क्या डाल दी, एक डेट 21 मार्च 2022 को विद्यालय के प्रधानाचार्य जी श्यामा जी ने एक समिति का गठन किया, जिसमें निम्नलिखित सदस्य थे। तो हमने क्या चेंज किया है, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक चेंज कर दिया। अब देखिए क्या है, शैक्षिक विकास और उन्नति। तो अब हमने देखिए यहाँ पे क्या कर दिया है, मोहिनी देवी, इनको शिक्षाविद यानी कि सचिव बना दिया है। हालांकि यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे नाम आना चाहिए था प्रधानाचार्य का। ठीक है, क्योंकि प्रधानाचार्य स्कूल में हो रहा है तो प्रधानाचार्य तो होगा ही। फिर दूसरा ये हो जाएगा। तीसरा, प्रीति देवी वरिष्ठ शिक्षिका हिंदी। ठीक है, श्री कृष्ण कुमार शारीरिक शिक्षक, राहुल कुमार वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के, और शिवम कुमार वरिष्ठ अध्यापक गणित के। तो ये जो है स्कूल में है तो आपको जो वरिष्ठ अध्यापक है उनके नाम लिख देंगे। ठीक है, तो 5 से 6 आपने ये लिख दिए। उसके बाद आ जाती है क्या क्या सुझाव दिए हैं। तो समिति ने इस दिशा में अध्ययन किया कि वर्तमान में विद्यालय का विकास एवं उन्नति जो है उस गति से नहीं हो रही है जैसे कि हमने सोची थी। तो उनके अध्ययन के अनुसार कई क्षेत्रों में हमें सुधार करने की जरूरत है, जैसे कि हमें जो है वो नैतिक शिक्षा के वर्धन के लिए प्रार्थना सभा एवं सदन व्यवस्था जो है उससे बच्चों को प्रेरित किया जाए। यानी कि देखिए, नैतिक शिक्षा को हमें बढ़ावा देना है। नैतिक शिक्षा यानी कि बच्चों में नैतिक भावनाओं को भरना है, जिसके लिए हम जो हमारी प्रार्थना सभा है उसे हम सुचारू रूप से चालू करेंगे। विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं जैसे कि पीने का पानी उपलब्ध हो पूर्ण रूप से, स्वच्छ शौचालय जो है वो बच्चों को मिल सके, इसकी व्यवस्था हो। विद्यालय का जो पुस्तकालय है और जो सारे शिक्षा कक्ष यानी कि जो लाइब्रेरी है, जो फिजिकल एजुकेशन रूम है, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन जो क्लास है उसमें विद्यार्थियों के अनुरूप पुस्तकें एवं खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाए, ताकि बच्चे जो है उनका समुचित उपयोग कर सके। यानी कि देखिए, जो पुस्तकालय जो लाइब्रेरी है वहां पे बच्चे जो पढ़ते हैं उससे संबंधित जो उनकी सिलेबस है उससे संबंधित किताबें रखी दी जाए। शारीरिक शिक्षा की जो कक्षा है जिसमें आप खेल खेलते हैं
तो उसमें जो उपकरण होते हैं उनका जो है वो आप अच्छे से उपयोग कर सके, ये आपको जानकारी दी जाए। विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा का भी प्रावधान किया गया है, ठीक है, लेकिन जो शिक्षक हैं, जो उसको सिखाने वाले लोग हैं वो नहीं है, इसीलिए हमें कंप्यूटर शिक्षकों की आवश्यकता की बहुत जरूरत है। छात्रों को छात्रों के विकास के लिए अभिभावक जो है हमें उनके साथ में संपर्क रखना चाहिए। और सबसे आखिरी में प्रत्येक 3 माह के पश्चात उपयुक्त सुझावों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे सदस्य मैंने कितने लिखे हुए थे, 5। तो फिर लिख देंगे आप यहाँ पे डेट, जो आपने डेट यहाँ पे डाली थी फर्स्ट में, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये तो वो डेट है जब आपका खेल संपन्न हुआ था, ठीक है। और ये वो डेट है जब क्या कहते हैं, खेल का प्रतिवेदन लिखा जा रहा था। हालांकि यहाँ पे देखिए एक चीज है कि 21 मार्च यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है मैंने 27 फरवरी, तो बेसिकली क्या है, डेट एक महीने पहले की है। तो आपको याद रखना है कि आपको बाद की डेट डालनी है। तो यहाँ पे मैं 27 फरवरी, मार्च, अप्रैल डाल देता हूँ, ठीक है, 27 अप्रैल। तो एक महीने बाद जो है वो ये प्रतिवेदन लिखा गया। तो अब आपको समझ में आ गया कि एक प्रतिवेदन किस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए सभी चीजें मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। प्रतिवेदन क्या होता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसके क्या क्या प्रकार होते हैं, एक प्रतिवेदन आप जो है वो अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ये चीजें आपको यहाँ पे इजीली समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस तरह से वीडियो खत्म हो जाती है। गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताइएगा आपको ये समझ में आया या नहीं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको चैनल पर मिलने वाली हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।